फार्मा सेक्टर पर ट्रंप के 100% टैरिफ से भारतीय बाजारों का बिगड़ा मूड। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,800 के नीचे आया। वहीं बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स नीचे और आज मिड कैप और स्मॉल कैप में तगड़ी बिकवाली, 2% चढ़ा इंडिया विक्स। ट्रंप टैरिफ के ऐलान से फार्मा की सेहत बिगड़ी, लेकिन निचले स्तरों से फार्मा में भी रिकवरी। सन फार्मा निफ्टी का टॉप लूजर बना, तो वहीं लॉरस लैब, डिविज और बाइकॉन वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। फार्मा के साथ आईटी शेयर्स में भी तेज गिरावट, करीब 1.5% फिसला इंडेक्स। साथ ही सरकारी बैंक और डिफेंस में एक बार फिर से करीब 1% की कमजोरी। वहीं चुनिंदा ऑटो शेयर्स में हल्की खरीदारी, टाटा मोटर्स करीबन 2% ऊपर। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक, कमजोर बाजार में एलएनटी मजबूत, शेयर 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण का किया टेक ओवर। उधर हैवी ट्रक पर ट्रंप ने 25% टैरिफ से भारत फोर्ज, साथ ही संवर्धन मदरसन और भी कमजोर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और बाजार को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाजार की क्या बात करें, हम सब हरे परिधान में आपको दिखेंगे, लेकिन बाजार लाल रंग ओढ़े हुए है और जिस तरीके से डेज लो के आसपास ही बाजार काम करता हुआ नजर आएगा। 24,798 के लेवल पर आधा फीसदी से ज़्यादा की करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी देखिए बैकफुट पर, ब्रॉडर मार्केट्स में भी बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी। इसलिए ब्रेथ आज की सत्र में काफ़ी ख़राब। एक बार ब्रेथ का रखिए इंडेक्स 2049, इनफैक्ट 2089 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। 655 है मात्र स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी, तो ब्रेथ काफ़ी ख़राब है। सेक्टोरल हीट अगर आप देखेंगे तो आईटी, फार्मा जैसे स्पेस में भारी बिकवाली इसको लीड कर रहा है। हेल्थ केयर, मात्र एक इंडेक्स ऐसा जो इन ग्रीन ट्रेड करने में कामयाब, दैट इज़ ऑटो स्पेस, वरना सारे ही सेक्टर्स लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। और इसी से मुझे एक शेर याद आया कि कुछ भी कर लो उनसे मुश्किल वफा हो गई, कुछ भी कर लो उनसे मुश्किल वफा हो गई, कुछ ऐसा हुआ सितम कि दर्द ही दवा हो गई। देखिए फार्मा सेक्टर का हाल कंचन, जिस तरीके से बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप जी का, 100% का टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड कंपनीज पर और लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट फार्मा इंडेक्स में। अमित जी गुड मॉर्निंग, क्या किया जाए मार्केट में? डेज लो, स्थिति थोड़ी डामाडोल लग रही है, क्या हिदायत आज के सेशन के लिए रहेगी? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, हमने मार्केट्स में लगभग अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स देखें तो 7-8 दिनों से ऑलमोस्ट एक गिरावट दिखी है, जो पहले एक पुल बैक लग रहा था लेकिन अब एक करेक्शन में थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है। 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो चुका है। अब हम एग्जैक्टली एट मेक और ब्रेक जोन है सपोर्ट का, जो कि लगभग 24,780 से 24,760 से 24,800 के आसपास आता है। संजोग से मेरा स्लॉट फ्राइडे को पड़ता है और आज भी मेरी यही सलाह है, क्योंकि 6-7 दिनों की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और मार्केट्स कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरसोल्ड है, वीक है लेकिन ओवरसोल्ड है, तो इन लेवल्स पे तो अब हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो सलाह यही है कि वीकेंड है, लाइट रहिए और एंजॉय करिए, और थोड़ा सा मतलब अगर ये लेवल्स मंडे को टूटते हैं तो फिर एक फ्रेश राउंड ऑफ वीकनेस यहाँ पे बनेगी। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इस टाइम पे अपनी पोजीशन को थोड़ा सा आप लाइट ही रख के चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ में वीकेंड भी है, तो फ्राइडे को आप फ्राइडे का मज़ा उठा सकते हैं और अपना जो रेस्ट ऑफ द वीकेंड है उसे एंजॉय करके चल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मंडे को किस तरीके की जो ट्रेजेक्ट्री है मार्केट हमें दिखाता है। तो चलिए वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं सबसे पहले, जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ गया है। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, साथ में ट्विटर हो, वहाँ पे भी आप मेरे को ट्रैक कर सकते हैं, श्रेया को टैग कर सकते हैं और अपने कोई भी पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुंबई से हमारे साथ अजय जी जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास एनटीपीसी लिए हुए है 346 में 2000। ओके, तो क्या व्यू है? 2 महीना रख सकता हूँ मैं?
ओके, 2 महीने का ही पर्सपेक्टिव है और 346 आपने बाइंग बताई, राइट? ओके, कल ही वहां से लिया ये है इनफैक्ट। ठीक है, हल्का फुल्का ही यहाँ से हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगर इसका रीसेंट चार्ट हम देखें तो एक महीने में इसने कोई ज़्यादा खास मूवमेंट दिखाया नहीं है। अगर आज की बात करी जाए तो यहाँ पे एक आधा % की गिरावट जो है वो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। दो पूरा ही मार्केट वीक है और वही मार्केट का जो एक हमें रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अमित सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? 347 की बाइंग है और नजरिया केवल 2 महीने का है, कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहेंगे? जी कंचन जी, अगर एनटीपीसी अगर आप देखें तो इस काउंटर में पिछले 3-4 महीनों से कोई ट्रेंड नहीं है। एक साइडवेज मूव चल रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन। लोअर बैंड ऑफ द कंसोलिडेशन लगभग 320 के आसपास आता है और स्टॉक रेजिस्टेंस लेता है 340 342 के आसपास। परसों के सत्र में जरूर हमने देखा था कि स्टॉक ने एक अटेम्प्ट लिया था ये जोन को क्लियर करने का, 200 डेमा के ऊपर निकला, ये कंसोलिडेशन बॉक्स से बाहर आया। बट कल के सत्र में वापस एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ बने हैं और स्टॉक वापस अपनी रेंज में आ गया है। तो एनटीपीसी अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो यहाँ ना स्ट्रेंथ है ना वीकनेस है। रेंज बाउंड कंसोलिडेशन चल रहा है 320 340 के आसपास। जब तक ये स्टॉक 350 355 के ऊपर कंफर्टेबली ना निकले क्लोजिंग बेसिस में, मुझे नहीं लगता है एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे बनेगा। टिल दैट टाइम इट इज साइडवेज। मेरे ख्याल से मोमेंटम नहीं है, इस लिहाज से कोई भी अगर इंट्राडे बाउंस है, कोई भी निफ्टी में रिकवरी आती है और साथ में इनका लॉस कम होता है, एक बार यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ओके, इंट्राडे में कोई भी बाउंस बैक आता है तो एग्जिट करने की राय। एनटीपीसी वैसे अमित जी, क्या ये एक ट्रेडिंग स्टॉक है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस से रखने लायक अपने पोर्टफोलियो में वैसा स्टॉक लगता है आपको? जी श्रेया जी, एनटीपीसी का अगर हम हिस्टोरिकली चार्ट देखें तो ये स्टॉक हमेशा एक मूव देता है, लेकिन हमेशा एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद। अगर हम कहें ट्रेडिंग स्टॉक्स वो होते हैं जिसमें एक हमें मोमेंटम बोथ ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड मिले। बट एनटीपीसी जब भी एक मूव देता है उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में लंबे अरसे के लिए चला जाता है। सेम थिंग हैज हैपेंड दिस टाइम आल्सो। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक। 300 305 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वीकली चार्ट्स में। वो जब तक हेल्ड है, अगर किसी की भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो जरूर इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। ओके, एनटीपीसी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये स्टॉक ठीक ठाक है, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से उतना अच्छा नहीं लग रहा। सेल ऑन राइज की रणनीति आपको अपनानी चाहिए। चलिए अगले कॉलर की तरफ चला जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्य गुप्ता जी दिल्ली से। लक्ष्य जी हाय, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद उनसे बात नहीं हो पा रही। इंजीनियर्स इंडिया पर उनका सवाल है। 250 स्टॉक्स हैं उनके पास, 60 रुपए की खरीद, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है इनके पोर्टफोलियो में। 137 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट इंजीनियर्स इंडिया में ले रहे हैं लक्ष्य जी, अमित जी। अब सवाल ये कि क्या किया जाए। हालांकि सवाल मुझे पता नहीं इनका लंबी अवधि के लिहाज से पूछ रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से, क्योंकि 60 की खरीद है तो लंबी अवधि ही होगी मेरे ख्याल से। 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न 26% का इंजीनियर्स इंडिया ने दिया है, लेकिन 1 महीने में कुछ मामूली रिटर्न ही मिले हैं। क्या किया जाए यहाँ से? अब प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं और मुनाफा आता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में? जी देखिए, पहले तो ये स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट मानने की सलाह है। रिसेंटली स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया था 188 के लेवल से लगभग 1 महीने पहले, और ऊपर में इसने 220 तक के लेवल्स दिखाए थे। लेकिन वहां से वापस हम देख रहे हैं कि स्टॉक में वापस एक करेक्शन आ रहा है और स्टॉक ने अपना 200 डेमा वंस अगेन ब्रेक कर दिया है। तो वंस अगेन हमारे सपोर्ट्स आते हैं 186 के आसपास, वो इसके पोजिशनल सपोर्ट्स रहेंगे। तो थोड़ा तो मुनाफा बांधिए है लेवल्स में और बैलेंस की पोजीशन पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 186 का लगा के रखें। ओके, तो ये थी राय इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगले दर्शक हैं अंबरनाथ से हमारे साथ जुड़े हैं भागेश जी। भागेश जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी, नमस्कार कंचन जी, और अमित जी को भी मेरा नमस्कार। जी बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे। मेरे पास 100 शेयर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एट 1500 रुपए, 1500। मेरे पास आईपीओ के टाइम से है ये। आईपीओ ये बहुत पुराना है, 7-8 साल पहले आईपीओ आया था, तब से मेरे पास है। और ये मेरा एवरेज करते 1500 पर शेयर है, 100 शेयर मेरे पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो इसकी राय जानना चाहता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूँ, ये अगले 10 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। लेकिन क्या ये रिटर्न देगा, ऊपर जाएगा या फिर इधर ही रहेगा? ओके,
डेफिनेटली 2017 में इसका करीब आईपीओ आया था और 680 के आसपास इसकी लिस्टिंग जो हुई थी वो देखने को मिली थी। उसके बाद एक डिसेंट अमाउंट हमने देखा है कि इसमें एक डिसेंट रैली देखने को मिली है। लेकिन आपका सवाल ये है कि यहाँ से और कितना ऊपर जाने का इसके अंदर पोटेंशियल है। 1500 की खरीद है और 100 शेयर्स इस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में है। आज एक अच्छा गिरते बाजार पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अमित जी, क्या लगता है आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? इस टाइम पे देखें तो करीबन 400 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? होल्ड करा जाए या थोड़ा सा जो प्रॉफिट है उसको बांध लिया जाए पार्शियली? नहीं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को होल्ड ही करना चाहिए, बिकॉज अगर हम वीकली चार्ट्स देखें तो एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है स्टॉक। इस स्टॉक में एक रनअप आया था, उसके बाद थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया, बट ओवरऑल पॉजिटिव ही है कंसोलिडेशन। अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका नजरिया एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म का है, तो 1800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे तेजी कब से, एक बुलिश ट्रेंड कब से बनेगा, दैट विल ओनली हैपन एक बार स्टॉक अगर 1960 1975 के ऊपर लेवल्स पे ट्रेड करे, 1800 का स्टॉप लॉस अगर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पे 2100 2150 तक के नियर टर्म टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड होल्ड करने की राय, अच्छा खासा यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज इनफैक्ट पूरा इंश्योरेंस स्पेस रैली के साथ कर रहा है कारोबार। तो 2150 तक के टारगेट देख रहे हैं, 1800 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अगले कॉलर के साथ बातचीत की जाए। सुबोध कुमार दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से। सुबोध जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सवाल सर आपका। मेरे पास मैडम क्विक हील के 850 शेयर हैं 352 रुपए में, और बैंक ऑफ इंडिया के 2000 शेयर हैं 128 रुपए में। ओके, दोनों स्टॉक आप लंबी अवधि के नजरिए से पूछ रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म का नजरिया है? नहीं, 6 से 8 महीने, जब तक 10 से 15% प्रॉफिट नहीं होता तब तक रोक सकते हैं। ठीक है। ओके, क्विक हील में तो फिलहाल लॉस में चल रहे हैं, 43 रुपये प्रति शेयर का लॉस है क्विक हील में। 5 दिन में पिछले वीक 8% गोता लगा गया क्विक हील। 6 महीने के चार्ट में भी अगर आप देखें अमित जी, 7% के ही रिटर्न्स मिले हैं। 825 तक गया था स्टॉक, 308 पर है। क्या किया जाए? आधा से ज़्यादा हो गया, आधा से ज़्यादा गिर गया है, क्या सलाह रहेगी? जी शेयर जी, एक्सट्रीमली वीक काउंटर है, 200 डेमा के नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है, चार्ट्स में लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और इसमें हम एक थोड़ी सी गिरावट वापस देख रहे हैं। अगला सपोर्ट लगभग 295 के आसपास है, जिस हिसाब से स्लाइड आ रहा है पॉसिबली वहां तक भी ये जा सकता है। बट लंबी अवधि के लिए भी चार्ट स्ट्रक्चर देखते हुए मेरी सलाह यहाँ पे नहीं है कि आप इसे होल्ड करें। कोई भी उछाल आता है जहाँ पे इनका लॉस थोड़ा बहुत कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, दूसरा सवाल इनका बैंक ऑफ बड़ौदा पे था ना? बैंक ऑफ बड़ौदा सुबोध जी, बैंक ऑफ बड़ौदा पूछा ना? अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया पर इनका सवाल था, माफ कीजिएगा। 128 इनकी खरीद, एक बार चार्ट रखिए बैंक ऑफ इंडिया पर। 9 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। 128 इनकी खरीद है। बैंक ऑफ इंडिया 1% गिरकर कर रहा है कारोबार। क्या सलाह इस पर्टिकुलर काउंटर पे? बैंक्स में मोमेंटम तो लौटा था, अभी फिर से वीक नजर आ रहा है। अमित जी, क्या सलाह होगी? जी देखिए, अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो ये सेक्टर बुलिश है, इट्स अ बाय ऑन डिप सेक्टर। स्पेसिफिकली यहाँ पे देखिए तो सबसे पहला मूवर था इंडियन बैंक, उसके बाद हमने एक अभी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसने भी बेस बना के एक मूव दिखाया था, जिसका हाई लगभग चार्ट पे मैं देख रहा हूँ 123 रुपीज 2-3 दिन पहले था। उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया, पुल बैक ने अपना 20 डेमा रिस्पेक्ट किया है, विच इज क्वाइट नॉर्मल, और यहाँ से स्टॉक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल बोथ सेक्टर एंड स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। आप एक 116 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और दिल्ली से विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, क्या सवाल है? मैडम, मेरे पास मैक्स हेल्थ केयर के 200 शेयर हैं। मैंने अभी रिसेंटली लिया था 1160 पे। एक न्यूज आई थी कि इसको निफ्टी में ऐड किया जा रहा है 30 सितंबर से, तो इसका क्या आउटलुक है? ओके, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म का है या फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म? 1 ईयर होल्ड कर सकते। अच्छा ठीक है, 1 साल तक का ही नजरिया है। ओके, अगर पिछले 5 सालों का मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट देखें तो एक स्टेडी वेल जनरेटिंग काउंटर ये देखने को मिला है। अच्छे खासे रिटर्न्स इसने हमें पिछले 5 साल में दिखाए हैं। लेकिन अब रिसेंटली इसका चार्ट देखा जाए तो काफी सारे ग्लोबल न्यूज के चलते यहाँ पे जो प्रेशर है वो डेफिनेटली बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ से इसने अपनी जर्नी शुरू करी थी करीबन 100 रुपए से, 100 रुपए से बढ़ते बढ़ते ये 1300 तक के नंबर्स इसने पिछले 5-6 सालों में ऑलरेडी दिखा दिए हैं। अमित जी, क्या लगता है कि यहाँ से अब एक थोड़ी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री
ट्रैजेक्टरी जारी है या यहाँ से भी और पोटेंशियल है ऊपर बढ़ने का? जी ओवरऑल रिसेंटली तो बैंक ऑफ इंडिया का सॉरी मैक्स हेल्थ का स्ट्रक्चर वीक रहा है। यहाँ पे हमने गिरावट भी देखी है। थोड़ा सा स्टॉक ने पिछले 15-20 दिन 200 डेमा पे एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश की थी और वहां पे आज के सत्र में हमने एक ब्रेकडाउन देखा है 200 डेमा का। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट डे है ब्रेकडाउन का, तो थोड़ा सा एक बार इसे लीवे देना चाहिए। ऑलरेडी हम कैंडलस्टिक चार्ट पे लोअर शैडो देख रहे हैं, विच मींस कि नीचे के लेवल से रिकवरी देखी है। तो एक दिन का टाइम इसे जरूर देना चाहिए बिकॉज 200 डेमा इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट और आज के दिन में हमने नीचे के लेवल से रिकवरी देखी है। तो आज का लो लगभग 1106 का आता है, तो 1106 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, मैक्स हेल्थ केयर काफ़ी वीक चार्ट फिलहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है चार्ट इनफैक्ट, और डेज लो पर कर रहा है मैक्स हेल्थ केयर कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर की तरफ चला जाए। भाई महावीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतलाम से। महावीर जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, श्रेया जी। जी नमस्कार सर, सवाल आपका। मैम मैंने अभी शॉर्ट टर्म के लिए एवरेडी लिए थे 560 रुपए के भाव से। तो अभी मुझे रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से लिया था महावीर जी, आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया था फिर? नहीं, शॉर्ट टर्म में लगभग 2 से 3 मंथ के लिए। 2 से 3 महीने के लिए लिया था अमित जी, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था। 168 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। 560 इनकी खरीद 390 के लेवल पर कर रहा है कारोबार एवरीडे। और बैटरी स्पेसेस में देखें तो एवरीडे कैसा लगता है? टेक्निकली देख रही हूँ चार्ट्स पे तो 6 महीने में करीब 30% का रिटर्न, बाकी 1 महीने और वीकली चार्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे अमित जी, क्या किया जाए? एवरीडे शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है इनका। कि पहले तो एक सलाह है कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं बिकॉज 168 रुपीज एक बहुत बड़ा लॉस होता है एक स्टॉक में। हैविंग सेड दैट, पिछले 10-15 दिन में आप देखिए श्रेया जी, स्टॉक में कंटिन्यूअस एक वन वे फॉल आ रहा है। और मैंने अगर मैं चार्ट में देख रहा हूँ तो पिछले 20 दिन की कैंडल्स आर ऑल रेड कैंडल्स, मतलब कि प्रीवियस क्लोज से नीचे हर दिन बंद हो रहा है। इस प्रोसेस में स्टॉक ने अपना 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है, काफी वीक है। अब सपोर्ट तो 375 के आसपास आता है। तो इन लेवल्स पे क्योंकि इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि आप बुक कर लो लॉस इन लेवल्स पे। बट कोई भी राइज आए यहाँ से निकलने की कोशिश करें। मेरी सलाह नहीं रहेगी कि आप ये पोजीशन में रहें। ओके, एवरेडी में सलाह है फिलहाल कि पोजीशन ना बनाए, फिलहाल वीक लग रहा है। कंचन, नेक्स्ट कॉलर कौन से हमारे? जी अहमदाबाद से रोनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोनिल जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या सवाल है? नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, क्या सवाल है? मैम मेरे पास 30 शेयर है BSE के 2500 के, तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए उसको बाई किया हुआ है। सो उसका अभी क्या मतलब, मुझे एवरेज करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? ओके, BSE कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक में आजकल काफ़ी ज़्यादा बज़ बना हुआ है। वीकली एक्सपायरी को लेके मार्केट के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ है, आएगी नहीं आएगी, होगी ख़त्म होगी, काफ़ी सारी न्यूज़ है, तो उसमें हम नहीं आते हैं। लेकिन यस, बज़ बना हुआ है और वॉलेटाइल मूवमेंट जो है वो सारे ही कैपिटल मार्केट के स्टॉक में देखने को मिला है। अगर BSE की बात करी जाए तो 2,500 के भाव पे आपने खरीदे हैं और 30 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में है। वहाँ से 500 रुपये प्रति शेयर का करीबन हमें एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल गया है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने की बात करी जाए तो एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। बट अमित जी, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्या लगता है कि यहां से कितना पोटेंशियल है और क्या ये एवरेज का सही टाइम है? जी कंचन जी, BSE को एवरेज की सलाह नहीं है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर प्योरली हम टेक्निकल्स को देखें और न्यूज असाइड रखें तो ये एक वीक काउंटर है और आज भी इसने एक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है। 200 डेमा के भी नीचे ट्रेड कर रहा है और काफी न्यूज ड्रिवन काउंटर है। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन डिपेंड्स अपॉन कि कैसा न्यूज फ्लो यहाँ पे आता है। बट मेरी सलाह तो नहीं है कि आप इन लेवल्स पे आप इसे एवरेज करें। जो आपकी पोजीशन है उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 2000 रुपीज का लगा के इसे होल्ड करें। ओके, BSE होल्ड करने की राय फिलहाल। कल काफ़ी दिक्कत में था लेकिन आज फिर से खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 2000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और यहाँ पे फिलहाल होल्ड की राय है। वैसे कंचन का आज नमस्कार फुल प्रैक्टिस हो गई होगी है। डेफिनेटली 4 से 5 बार आई थिंक प्रैक्टिस कर रही थी कंचन। वैसे अमित जी, दुर्गा पूजा का क्या मूड माहौल है कैलकाटा में?
और एक चीज़ मैं शेयर करना चाह रही थी आपसे, क्योंकि मेरा बचपन सिक्किम में गया है, वेस्ट जी। बंगाल से काफ़ी बॉर्डर है सिक्किम का, और काफ़ी मेरे जो टीचर्स रहे हैं वेस्ट बंगाल से रहे हैं, तो भव्य दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन सिक्किम में भी होता था, और सिलीगुड़ी भी जाया करती थी मैं, तो काफ़ी मिस कर रही हूँ वो बंगाल टच। वहाँ पे क्या मूड माहौल? जी शेर जी, नहीं यहाँ पे तो काफी लार्ज स्केल में होता है। हमारे कैलकाटा में कल्चर है, पंडाल्स वगैरह बनते हैं अगर आपने देखा हो, और काफी थीम बेस्ड बनते हैं। अगर आप उनको देखोगे जिस हिसाब से दे मेक इट काफी ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, और रश बहुत होता है पूजास में। अब जो ये सैटरडे से मेरे को लगता है सिटी विल बी ऑलमोस्ट अंडर द लॉकडाउन। मैं ये कहूंगा कि मेन रोड जरूर चलेंगे, बट लॉट ऑफ देयर बी लॉट ऑफ रश, मैंने ओवरनाइट यहाँ पे काफी रश रहता है लोगों को ये पंडाल्स वगैरह और माँ के दर्शन करने का। तो काफी एक फेस्टिव माहौल रहेगा, और अगले 4-5 दिन यहाँ पे हॉपिंग कैलकाटा करेंगे में अमित जी? अमित जी पंडाल हॉपिंग करेंगे फिर सैटरडे संडे? नहीं नहीं, मैं देखिए मैं रश में नहीं जाता। मैं क्या करता हूँ कि मैं सवेरे 5 बजे निकलता हूँ, जब जब सब खाली होता है, तो फिर मैं अपनी गाड़ी लेके निकलता हूँ और सब कुछ विजिट कर लेता हूँ। भीड़ भाड़ से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ये Thank you. पूरा चीज़ बताने के लिए। कैलकाटा काफ़ी प्रसिद्ध लेकिन है। अमित जी, बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है इस टाइम पे कैलकाटा में, ये भी सुना है। कंचन जी, इनफैक्ट जो परसों कैलकाटा में बारिश हुई थी, मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा, बचपन से नहीं देखा। मैंने बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो पूरे सीजन में बारिश होती है उसका 20% बारिश ऑलमोस्ट 6 आवर्स में होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। वेस्ट डीप वाटर मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ बारिश जरूर होती है, वाटर लॉगिंग जरूर होती है, बट आई थिंक दिस वाज मैंने ये भी समथिंग सुना न्यू। था अमित मैंने जी इसे कि किसी बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस के जो ट्रेडिंग है वो भी हॉल्ट हो गई है। ये ओके, वेलकम बैक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एड्रेस करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील को भूषण स्टील मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला टाला है। डिटेल में समझते हैं सर, बड़ी खबर इस वक्त की, और कैसे देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अभी? शानदार खबर है ये श्रेया, और मैं चाहूँगा कि एक बार जरा आप ना सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ये कोई लॉजिक नहीं था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया ना, ये एक मील का पत्थर साबित होने चाहिए। क्योंकि एक एनसीएलटी वाले मामले में एक कंपनी जो बिल्कुल बंद हो चुकी है, उसमें एक कंपनी ने पैसा डाला, उसके बाद एक ड्यू प्रोसेस के साथ ये तय किया गया कि इसको हम टर्न अराउंड करेंगे। अब वो टर्न अराउंड हो गई तो आप कह रहे हैं कि नहीं हमको EBITDA का हिस्सा दीजिए। आपको ये भी नहीं मिलना चाहिए था पहले तो उस हिसाब से आई थिंक वो जो पहले एक फैसला आया था उसके बाद उस पर एक स्टे लगाया गया था, और आज ये जो फैसला आया है ना, ये ऑब्वियसली जेएसडब्ल्यू स्टील के तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ही, लेकिन ये एक देश की एक जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। अगर ये रिवर्स हो गया होता ना ये वाला मामला, तो ये एक बहुत बड़ा दाग होता, क्योंकि फिर कोई इन्वेस्टर नहीं आता, फिर आगे जाके आपका कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होता, फिर आगे जाके कोई क्यों इन्वेस्ट करता? क्योंकि कल को आप मान लीजिए किसी कोई कंपनी है वो लॉस मेकिंग है, आप उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीएलटी के थ्रू उसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जब आप उसको टर्न अराउंड कर देते हैं, उसके बाद आप आके बोलें कि नहीं हमें अब EBITDA का भी हिस्सा चाहिए, इसमें तो मुझे लगता है कि इवन जो बैंक से जिन्होंने ये फाइल की थी उनके ऊपर ही पेनल्टी लगनी चाहिए इतना टाइम खराब करने के लिए, क्योंकि एक क्लियर कट प्रोसेस थी, वो फॉलो हुई। असीम हो तो बताइएगा हमें, एक बार उनसे अपडेट लेंगे। असीम, एक बार ज़रा बताइए, क्या कोर्ट ने एकदम क्लियर, मैं सुन रहा था उस हेयरिंग को, एकदम क्लियर शब्दों में कहा कि नहीं इसका कोई मामला नहीं बनता है? राइट, सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जेएसडब्ल्यू ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। इस कंपनी को, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसको प्रॉफिटेबल लेकर के गए हैं। तो कंपनी के हजारों जो एम्प्लॉयज हैं उनका भविष्य भी इससे दाव पर है, और जो डिले हुआ उसमें कंपनी की कोई भी गलती नहीं थी। कंपनी के ऊपर हम इसको लेकर के कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। कंपनी ने कहा कि पीएमएलए के, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पीएमएलए के केसेस काफी सारे चल रहे थे जिसकी वजह से डिले हो गया, क्योंकि 2019 में ही रेजोल्यूशन प्लान जो है वो पारित हो गया था, लेकिन उसके बाद ये लगातार डिले होता गया, और अब देखिए आप 2025 के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना पहला ऑर्डर दिया था तो कहा था कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, और जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स थी उसने जो प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा का पूरा ऑर्डर अपना स्टे कर दिया था, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 जजों की बेंच ने अपना ऑर्डर सुनाया तो पूरा रिवर्स कर दिया है जजमेंट अपने पहले के मुकाबले, और जिंदल स्टील के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया था, यह कंपनी जिस तरह से भूषण स्टील के प्लान को लेकर के आगे बढ़ रही थी, वो पहले की तरह वो जारी रह सकती है।
बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। असीम शुक्रिया। आई एम श्योर कि आपको वापस कोर्ट जाना है। दूसरा मामला जो है बहुत जल्दी उसकी भी सुनवाई शुरू होगी। लेकिन शायद मैं सच बताऊं तो मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि ये एक ज़रूरत थी कि इस तरीके का एक जजमेंट आए। और अगर आप उस जजमेंट को सुने, उस जजमेंट में साफ साफ जो जज साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब अब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई तब आप आ रहे हैं। उस समय आपको पता था कि ये प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी? उस समय जब हम सब जानते हैं कि जब ये पूरा भूषण पावर एंड स्टील का मामला चल रहा था, किस तरीके से वो कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो और जब भी एक एनसीएलटी को बनाया इसलिए गया था कि उसके बाद उसमें कंपनियां आएंगी, वो एक बिड डालेंगी अपनी, उसके हिसाब से वो कंपनियों को वो टर्न अराउंड करेंगी। यहाँ पे क्योंकि टर्न अराउंड हो गया, इसके लिए अब कल को फिर शेयर होल्डर भी आके कह सकता है, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर इक्विटी भी जीरो की गई थी, रिटर्न डाउन की गई थी। कल को शेयर होल्डर भी आके बोल सकता है कि भाई मुझे भी चाहिए इसमें। तो अच्छी चीज़ है। एक जैसे मैं कह रहा हूँ, ये जजमेंट जो है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। स्टॉक में रिकवरी आई, अब थोड़ा सा वापस सेलिंग आ रही है, थोड़ा मार्केट भी थोड़ा सा वीक है, लेकिन न्यूज़ जो है वो बहुत पॉजिटिव है। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए पॉजिटिव है और देश के लिए भी पॉजिटिव है। बिल्कुल न्यूज़ पॉजिटिव है। और देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील वर्टिकल राइज हालांकि थोड़ा सा फिसल रहा है। और जी सुनील जैन जो मौजूद है हमारे साथ, कॉर्पोरेट लॉयर हैं वो। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं आप इस प्रोसेस को? गुड मॉर्निंग अनुज जी। बहुत दिनों बाद मैं समझता हूं कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से एक पॉजिटिव प्रोनाउंसमेंट हम लोगों के सामने आया है। इसमें जो भी सारे पॉजिटिव पक्ष हैं, मैंने अभी आपकी सारी बातें सुनी, जो भी इसमें सब कहने लायक बातें थी वो आपने कह दी। मगर एक इंसॉल्वेंसी लॉज के पर्सपेक्टिव से एक लार्जर मैं एक आपको कमेंट देना चाहूँगा, वो ये कि अब आईबीसी की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे हमारे देश में मैच्योर हो रही है। उसमें 2 या 3 बार इनिशियल लॉज आने के बाद, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के बाद काफ़ी प्रक्रिया को दुरुस्त किया गया है। हम जानते हैं कि उसमें अभी भी फिलहाल कुछ और चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और इस सलीके से अगर हम इन सब केसेस को जिस मैच्योरिटी के साथ और जिस कमर्शियल और फाइनेंशियल मैच्योरिटी के साथ हमने हैंडल किया है इस केस को, अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो डेफिनेटली जो और केसेस हैं उन सब पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर, जेएसडब्ल्यू स्टील की कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स आप सबके सामने है। आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि जिस तरह से इसमें एक खूबसूरत तरीके से प्रोस्पेक्ट्स में टर्न अराउंड आया है, ये टर्न अराउंड को अब इस लेट स्टेज पर इंटरवीन करना ठीक नहीं था। और ये शुक्र है कि इसमें इंटरवेंशन उस तरह से नहीं आई कि जो एक पॉजिटिव कंटिन्यूड प्रोसेस है वो चलता रहे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि बाकी केसेस में भी हम लेट स्टेज पर मैटर कंक्लूड होने के बाद, एक अच्छी बिड लगने के बाद, एक अच्छा रेजोल्यूशन प्लान सामने के आने के बाद भी हम लगे ही रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कोई एक फुटहोल्ड मिल जाए और किसी तरह से ये कंपनी हमारी तरफ आ जाए। तो वो सब प्रक्रियाओं को मैं समझता हूं कि इतने प्रैक्टिकल और इतने प्रैग्मेटिक प्रोनाउंसमेंट के बाद अब उनको झटका लगेगा और आप देखेंगे कि बाकी सब रेजोल्यूशन प्लान एक बहुत ही स्मूथनेस के साथ और एक बहुत ही सर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सही कहा आपने, ये ज़रूरत थी शायद ऐसे फैसले की। चलिए, अब मामला पूरा का पूरा आपके सामने है। वो जो पहले एक ऑर्डर दिया गया था, अब उसको सेटिसाइड कर दिया गया है और जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए बड़ी राहत है। इस शो को यहीं समेटेंगे और इसके बाद खिलाड़ी नंबर 1 आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।